class. This is Dr. Chetna Gupta Pasini and our today's topic is confocal microscopy. तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का जो यूज़ है वो हमारा जो भी स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन का मतलब जिस मटेरियल का हम इमेजिंग करना चाहते हैं या जिस मटेरियल का हमें इमेज देखना है, तो उस इमेज को क्रिएट करने के लिए हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अदर कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से तो उसके कंपैरिजन इसमें जो हमको इमेज मिलता है वो ज़्यादा क्लियर मिलता है, जबकि कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप में जो इमेज होता है वो ब्लर होता है और आपको स्पेसिमेन का कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें जो फोकल प्लान होता है, मतलब जहाँ पर हम अपना स्पेसिमेन पुट करते हैं, हम अपने आई पीस से सिर्फ उतना ही स्पेस देख पाते हैं और लेंस के थ्रू, मिरर के थ्रू सिर्फ लाइट का जो फोकस होता है वो सिर्फ हमारे स्पेसिमेन तक होता है। जबकि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कंप्लीट जो स्पेसिमेन पुट आपने जहाँ पे किया है वो इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन आप स्पेसिमेन रख सकते हैं और एक साथ सारे सेक्शंस का जो होता है स्कैनिंग होता है। इसलिए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से बहुत बेटर है। और इसके बाद में इसमें जो हमको इमेज मिलता है वो इमेज ज़्यादा बेटर होता है। उसका जो लाइट उसमें जो लाइटनिंग होती है, ब्राइटनेस होता है, कंट्रास्ट होता है, वो बहुत अच्छा होता है और वो बहुत कम ब्लर होता है। इसके अलावा हम जो मैंने अभी बताया कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन का एक सीरीज़ ऑफ थिन स्लाइसेस मतलब सेक्शंस रख सकते हैं और उन सेक्शंस को जब आप एक साथ असेंबल करके रखते हैं तो आप कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के थ्रू 3 डायमेंशनल इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं अपने स्पेसिमेन का। इसके अलावा जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, ये हिस्ट्री आप लोग खुद पढ़ लेंगे कि कब डिज़ाइन हुआ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, कौन से ईयर में, कब इसको किसने इन्वेंट किया, तो ये स्लाइड आप खुद से पढ़ लें। इसके बाद में जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है ये 2 पिन होल प्रिंसिपल के ये वर्क करता है जनरली। इसमें हम ये देखेंगे कि जो पिन होल होता है, पिन होल का मतलब होता है जहाँ पर हम अपना स्पेसिमेन पुट करते हैं। तो पिन होल जहाँ पर आपने स्पेसिमेन पुट किया है, जब लाइट सोर्स से, ठीक है, लाइट सोर्स से जब लाइट पड़ती है उस स्पेसिमेन पे, तो जब इल्यूमिनेशन होता है तो इल्यूमिनेशन जो होता है वो अदर माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक स्मॉल एरिया में होता है, जबकि यहाँ पर कंप्लीट पिन होल एरिया पे क्या होता है, वो इल्यूमिनेशन एक साथ होता है। और इल्यूमिनेशन के कारण हमारा जो स्पेसिमेन है, यदि स्पेसिमेन के सेक्शंस बहुत थिन हैं तो क्या करेंगे, वो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करते, लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसके अलावा इस इल्यूमिनेशन पिन होल के इल्यूमिनेशन पिन होल पे जब आप स्पेसिमेन पुट करते हैं तो जब इमेज बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जब इमेज बनता है तब क्या होता है, एक टाइम पे स्पेसिमेन के एक पॉइंट पर ही इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है। लाइटिंग जो होगी, लाइट जो पड़ेगा वो पूरे पिन होल एरिया पे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिमेन का एक सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर इल्यूमिनेशन होता है लाइट का। इसके बाद में जो फ्लोरोसेंट लाइट होता है वो इस इल्यूमिनेशन के कारण एक्साइटेड होता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होने के कारण कॉन्फोकल पिन होल पर जो भी हमारा स्पेसिमेन प्रेजेंट है उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है और उस इमेज को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। अब ये जो डिटेक्टर होता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है जिसमें हमको क्लियरली इमेज जो है वो दिखाई देती है। इसके बाद में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है कि इस इल्यूमिनेशन के कारण ओनली जो फ्लोरोसेंट लाइट होता है, ठीक है, फोकल प्लान पे पड़ने वाला जो फ्लोरोसेंट लाइट होता है ओनली वो एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होकर वो क्या करता है, स्पेसिमेन के इमेज फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर दैट डिटेक्टर जो है उस इमेज को डिटेक्ट करता है और इसकी जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, आवश्यकता फ्लोरोसेंट लाइट की ये होती है कि जो सैंपल है, सैंपल के स्कैनिंग के लिए पिन होल रीजन पे सैंपल के पॉइंट टू पॉइंट स्कैनिंग के लिए फ्लोरोसेंस लाइट की आवश्यकता होती है।
इसके बाद में यहाँ पे आप इमेज देख लेंगे। देखो नीचे सेल है, सेल के जस्ट ऑब्जेक्टिव आपकी, अगर आपने क्या किया असेंबल किया है लेयर टू लेयर। आफ्टर डेट है स्कैनर, स्कैनर के ऊपर है मिरर, यहाँ पे 2 वे मिरर होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में। उसके बाद एक है इसका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स 2 होते हैं इसमें, एक होता है आपका लेज़र लाइट सोर्स, यूवी लाइट सोर्स है, एंड दूसरा होता है आपका फ्लोरोसेंट लाइट सोर्स। अब यहाँ पे लेज़र लाइट से दिखाया गया है, लेकिन वहीं पर बैक टू बैक 2 यहाँ पर लाइट सोर्स होते हैं। आफ्टर डेट है आपका लेंस, लेंस के बाद में एपरेचर, और एपरेचर के बाद में है डिटेक्टर, और यही डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड होता है और हमको इमेज वहाँ पर मिलती है। आफ्टर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी बहुत यूनिक है। यूनिक क्यों है अभी अपन देखें, पहले की स्लाइड्स जो आप इंट्रोडक्शन वाली देख रहे थे उसमें भी, और आगे भी आप देखेंगे जब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें हमको इमेज बहुत जल्दी मिल जाता है, हमको सेलुलर मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है, हमको टिश्यू लेवल तक यहाँ पर डिसेक्शन नहीं करना पड़ता या सेक्शन कटिंग हमको नहीं करनी पड़ती है, हमको हमारे सैंपल को पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखना होता है, ना सैंपल के क्रायो प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है, ना सेक्शन कटिंग की आवश्यकता होती है, ना ही स्टैनिंग की आवश्यकता होती है। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से हमको जो इमेज मिलता है, ठीक है, इस इमेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें काफ़ी वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं, और ये जो वेरिएशंस है ये डिपेंड करता है कि हमारा सेल स्ट्रक्चर कैसा है, एपिथेलियल लेयर का है, स्टोमेंटल कंपार्टमेंट्स है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वेरिएशन है वो केमिकल वेरिएशंस, टिश्यूज़ के केमिकल वेरिएशंस के कारण भी आ सकता है। केमिकल वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। जब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है इंटरनली वो डिफरेंट होता है। तो जैसे आप ट्राइकोम का स्टडी करते हो, ट्राइकोम के स्ट्रक्चर का, या आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स का अगर आप जैसे कि नेक्टर का आप स्टडी करते हो, तो क्या होगा कंपैरिजन टू अदर सेलुलर स्ट्रक्चर उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इस तरह से काफ़ी वेरिएशंस जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में जब इमेज डिटेक्ट होता है और वो जो डिटेक्टर है जब वो सिस्टम के साथ में ऐड होता है तो यहाँ पर हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलता है, जिससे हमको काफ़ी सारे वेरिएशन से समझ में आते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेरिएशन होता है। तो जब इमेज पे लाइट पड़ती है, लाइट का इल्यूमिनेशन या फोकस होता है, तो जो स्क्रैटिंग का मतलब होता है रेस का बिखरना, रेडिएशंस का बिखरना। तो रेडिएशंस जितने ज़्यादा बिखरेंगे, है ना, रेडिएशन जितने ज़्यादा बिखरेंगे, इमेज जो है हमको उतनी क्लियर, स्ट्रक्चर जो है हमको उतना वास्ट या उतना बड़ा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए जो होता है हमको किसी एक्सोजेनस स्टेन, मतलब हमको किसी स्टेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें इमेज का सीधा इमेज फॉर्मेशन जो है वो सीधा डिपेंड करता है लाइट सोर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमको टिश्यू लेवल तक उसको ना ही सेक्शन कटिंग करना है, ना ही हमको स्टैनिंग करना है, स्टिल हमको लाइट सोर्स के कारण काफ़ी क्लियर इमेज प्राप्त होती है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब प्रोसीजर क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो भी फ्रोजन टिश्यू था, ठीक है, हाँ, आप इसमें लाइव टिश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं स्पेसिमेन के तौर पे, या डेड टिश्यूज़ का भी, या स्टोरेज टिश्यूज़ का भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फ्रोजन टिश्यू है उसको कॉन्फोकली इमेज्ड आपको करना है। इमेज करने के लिए सबसे पहले स्पेसिमेन फॉर्मेशन करना है। स्पेसिमेन फॉर्मेशन के लिए आपको टिश्यू को सबसे पहले फॉस्फेट बफर सलाइन से एंड 5% एसिटिक एसिड से इसमें 3 मिनट आपको रखना है, दोनों सॉल्यूशन में 3 मिनट रखना है, और आपको सबसे पहले वॉशिंग कर लेना है। वॉशिंग करने के बाद में ये कॉन्फोकल इमेजिंग के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद में जो एसिटिक एसिड होता है वो क्या करता है, क्रोमेटिन का, सेल में
में प्रेजेंट क्रोमेटिन का एग्रीगेशन करता है सेल के न्यूक्लियस के साथ में। और जो होता है जो कॉन्फोकल इमेज के लिए हम सेल को क्या करते हैं, सेल के ब्राइटनेस को, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है ब्राइटनेस को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद अब जब हम मॉडर्न कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो मॉडर्न कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप को मिन्स्किस डिज़ाइन के थ्रू बनाया गया, जिसमें एक पिन होल एपरेचर था जहाँ पे हम स्पेसिमेन पुट करते हैं और इसमें पॉइंट बाय पॉइंट इल्यूमिनेशन स्पेसिमेन पे होता था। पॉइंट बाय पॉइंट इल्यूमिनेशन का मतलब हुआ कि पहले एक बार आपका लेज़र लाइट एंड आफ्टर दैट फ्लोरोसेंट लाइट, या फिर पहले फ्लोरोसेंट लाइट और बाद में लेज़र लाइट। ये डिपेंड करता है स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन। जो बहुत से कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप थे उसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए स्पेसिमेन के जो इमेज फॉर्मेशन होता था उसके लिए लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए हमको यहाँ पे एक किसी फ्लोरोफोर्स की आवश्यकता पड़ती थी। फ्लोरोफोर्स का मतलब होता है डाई, आप किसी भी तरह का स्टैंड का यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर, जिसको हमको स्पेसिमेन में अप्लाई करना होता था, जिसके कारण इस फ्लोरोफोर्स का फंक्शन ये होता था। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें स्टैनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी अब जो हम यूज़ करते हैं उसमें स्टैनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। फ्लोरोफोर्स, देखो फ्लोरोफोर्स एंड डाइज या स्टैन में बहुत डिफरेंस होता है। हमको ऐसे डाई या स्टैन सेलेक्ट करना है जो फ्लोरोसेंट लाइट को एक्साइटेड स्टेज में पहुंचाएं, जिससे इमेज जो है वो हमको ज़्यादा शार्प मिले। तो फ्लोरोफोर्स भी टाइप ऑफ डाइज या स्टैन ही होते हैं, लेकिन वो ऐसे स्टैन होते हैं जो कि फ्लोरोसेंट लाइट को एक्साइटेशन स्टेज तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब इसके बाद में ये जो मॉडर्न कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप था, इसका जो ऑप्टिकल लेवल था या इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, ये अदर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से ये ज़्यादा एडवांस थे, ठीक है। और इसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है, इसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, इसका जो इमेज जनरेट करने का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अदर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में है आपका अलेक्जेंडर जाब्लोन्स्की डायग्राम। इसमें आप देख लेंगे कहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट आता है, हायर एनर्जी लेवल आता है, कैसे एक्साइटेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ग्राउंड स्टेज है S0, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर लाइट का फोटान आया तो क्या हुआ, आपका जो आपका जो स्पेसिमेन है उसने क्या किया, लाइट एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके उसने फ्लोरोसेंट लाइट को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया। एक्साइट करने के बाद में ये जो एक्साइटेशन हुआ ये 3 लेयर तक हुआ, इसी को ट्रिपलेट स्टेट कह रहे हैं। हायर एनर्जी, आफ्टर डेट एक्साइट। जैसे ही एक्साइट हो गया और इमेज फॉर्म्ड हो गया, इमेज फॉर्म्ड होने के बाद में फ्लोरोसेंट लाइट जो है वो इमिट कर गई, मतलब कि निकल गई, आपका इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लाइट जो है सबसे पहले क्या करता है कि जब हम जो भी क्रोम्स या फ्लोरोफोर्स का यूज़ करते हैं तो वो फ्लोरोफोर्स के कारण जो स्पेसिमेन पे जैसे ही लाइट पड़ता है तो वो लाइट क्या करता है, हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, एक्साइटेशन स्टेज पे जाता है। एक्साइटेशन स्टेज में जाने के बाद में जैसे ही इमेज फॉर्मेशन होता है धीरे धीरे वो हायर स्टेट से डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और फ्लोरोसेंट लाइट जो है वो इमिट कर जाती है। और इमिट करने के बाद में यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाते हैं वो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन के बीच का हमारा ग्राफ होता है, जिसको हम ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है आपका एक्साइटेशन एंड इमिशन, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है, तो जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी स्पेसिमेन का जब हम उसको किसी लाइट पाथवे से गुजारते हैं तो वो कितने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखो वो अलग अलग नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट पिक, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ग्राफ हमको जिस नैनोमीटर पे मिल रहा है उसी को कहा जाता है उसका एक्साइटेशन पिक या एब्जॉर्प्शन पिक, ठीक है। और उस एब्जॉर्प्शन पिक के बाद में जैसे ही डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, ये चीज़ जो है
ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉलरीमेट्री, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इन सब में सेम होती है, ठीक है। ये वाला प्रिंसिपल सेम होता है। तो जैसे ही एक्साइटेशन स्टेज में जाएगा हमको एक एब्जॉर्प्शन बिक मिलेगा, आफ्टर डेट क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। तो जो डिक्लाइन होने का स्टेज होता है वो कहलाता है आपका इमिशन, और जो हायर एनर्जी स्टेट में जाने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका एक्साइटेशन। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है लाइट पाथ। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करती हूँ, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।